स्टूडेंट्स वेलकम इन केमिस्ट्री का क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यस, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन, इंट्रोडक्शन इंक्लूड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस के अंदर अपन देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें मोस्टली इनको हेलो एरिन्स वर्ड यूज करते हैं, एरिन्स वर्ड, यानी कि दीज हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एरिन्स। एरिन्स वर्ड जो होता है ये भी एरोमेटिक के लिए यूज होता है। तो पहला तो इसका ये, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा एरोमेटिक जो है वर्ड आया, ये आया एरोमा। एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेलिंग, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अलग अलग देखेंगे आप, जितने भी सेंट आते हैं, परफ्यूम आते हैं, इसके अंदर आप अलग अलग स्मेल देखेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल्स होती है। तो ये एरोमा कहलाती है, डिफरेंट डिफरेंट। तो एरोमा मींस प्लीजेंट स्मेल या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन, अगर किसी में बेंजीन कंटेंट्स, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बेंजीनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। और अदर देन दिस, अगर कोई बेंजीन रिंग के अलावा कोई साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक्स हो तो उसको नॉन बेंजीनोइड बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड ये दो क्लास हो जाएगी एरोमेटिक्स के अंदर। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे बेंजीन C6H6, बेंजीन पे CH3 तो टोलुइन, वो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक्स हो जाएगा। दो बेंजीन को फ्यूज कर दे तो ये कहलाएगा आपका नेफ्थलीन, और दो बेंजीन को इस तरह से अगर आप अटैच करते हो तो ये कहलाएगा बाइफिनाइल, है ना, डायरेक्टली। इसमें तो क्या हो रहा है, ये दो एडजेसेंट कार्बन साथ में आ रहे हैं, तो एडजेसेंट कार्बन से अगर फ्यूज करते तो उसको नेफ्थलीन बोलेंगे, और अगर वन वन कार्बन से आपस में फ्यूज होता तो इसको बाइफिनाइल बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, जिन सब्सटेंस में, यानी कि जिन कंपाउंड्स में बेंजीन नहीं होगी वो नॉन बेंजीनोइड्स कहलाएंगे। और नॉन बेंजीनोइड के एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ट्रोपोलॉन, ठीक है, ट्रोपोलॉन। ट्रोपोलॉन्स के अंदर आपके पास में 7 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी और साथ में कीटोनिक फॉर्म से, तो इसको ट्रोपोलॉन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, यानी कि कार्बन को अपन ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन, इनसे अगर रिप्लेस कर देते हैं, कौन कौन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को जो 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके होंगे एक तो आपकी पेंटासाइक्लिक हो रिंग और ऑक्सीजन कंटेंट हो डबल बॉन्ड के साथ में, तो फ्यूरेन कहलाती है। सल्फर कंटेनिंग अगर पेंटा मेंबर्ड है, यानी कि 5 मेंबर्ड है, तो उसको थायोफिन बोल, थाई वर्ड सल्फर के लिए होता है तो इसको थायोफिन बोलते हैं। और 6 मेंबर्ड विद नाइट्रोजन होती है विद साइक्लिक अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसको पिरिडीन बोलते हैं, पिरिडीन, ठीक है। और उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन बेंजीन। स्टूडेंट्स, बेंजीन में जब पहली बार कोई भी जेड, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूएंट या मेन फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऐसी बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट एच हटेगा, उसकी जगह जेड क्या हो सकता है, जैसे आपने सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगाया तो इसको मिथाइल बेंजीन या आप टोलुइन कह सकते हैं। अगर आपने NO2 ग्रुप लगाया तो इसको नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। अगर आपने NH2 लगाया तो इसको बेंज अमाइन, या इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है एनिलीन, है ना, एनिलीन वर्ड यूज होता है। और अगर बेंजीन पे OH लगा देंगे तो इसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट कुछ एग्जांपल्स है। आप COH लगाएंगे तो बेंजोइक एसिड आ जाएगा, CHO लगाएंगे तो बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा, अमाइड लगाएंगे तो बेंजामाइड आ जाएगा। इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। अब स्टूडेंट, अगर पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और एक और सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक और सब, जैसे आपके पास में मान लीजिए एक जेड पहले से ही प्रेजेंट है और एक Z2 और आ जाए, ठीक है, Z1 पहले से प्रेजेंट, Z2 और आ जाए, तो इसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन स्ट्रक्चर्स। तो डाई सब्स्टिट्यूट कुछ नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपन, जैसे 2 ब्रोमो आपने लगाया तो नंबरिंग इस तरह से करनी है स्टूडेंट्स एरोमेटिक नोमेनक्लेचर में कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को भी नियरर नंबर मिल सके, तो 1 2 है ना, तो इसको क्या बोल देंगे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर ये मेटा पोजीशन, इसको ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर। और ये आपकी 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, जिसको मेटा डाइब्रोमो भी कह सकते हैं, ये ऑर्थो डाइब्रोमो हो जाएगी। और अगर ये है तो इस पे आमने सामने होते इसको पैरा पोजीशंस बोलते हैं, तो 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन या इसको पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं।
और ये जो लास्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर, इसमें लास्ट वन, तो इसमें देखो 2 NO2 ग्रुप आया हुआ और एक Cl आया। तो इसमें आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जिसको भी आप नंबर दे उसका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नियरर आना चाहिए। जैसे आपने अगर 1 यहां से शुरू कर देंगे तो 1 2 आकर फिर इसको बहुत लेट नंबर मिलेगा। आप अगर यहां से चलेंगे 1 2 3 तो भी इसके अंदर इनमें गैप आ जाएगा। नहीं तो ये देखिए आप मिनिमम गैप वाला, तो 1 2 3 4 5 6 नियर पोजीशन आनी चाहिए सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की। इसीलिए इसके अंदर जब आप नाम देंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2,4। क्या लिख देंगे? 1 क्लोरो 2,4। यह आपकी हो जाएगी डाई नाइट्रो और बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप, इसमें भी वही लॉजिक लगाना आपको। NO2 Cl और CH3 तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है आपके। तो इसमें देखो ये नियरर है, इनके बीच में गैप आ रहा है, इधर भी गैप आ रहा है, ये नियरर है ना। तो नियरर से चलाएंगे तो 1 2 3 4 और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जितना हो सकता है मिनिमम नंबर दें उसको। तो 1 2 यहां से चल लिया। तो अब इसके अंदर आप क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिख देंगे? 2 क्लोरो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में 1 मिथाइल हो जाएगा। तो ये आपका 2 क्लोरो, ये 1 मिथाइल और 4 आपकी हो जाएगी नाइट्रो और बेसिक में बेंजीन। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, जैसे OH CH3 दे रखा। अब इसमें क्या हुआ? ये मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया OH। अभी तक तो क्या थे? सब्स्टिट्यूएंट थे, इसीलिए उसमें अपन नियर पोजीशन देखते थे। मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो पहले उसको प्रायोरिटी मिलेगी और फिर उस डायरेक्शन में जाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को नियर पोजीशंस मिले। तो पहले 1 आपको OH पे देना, फिर आप नियर देख लीजिए कौन सा नियर। तो ये इस साइड से नियर है तो 3 4, तो ये कॉफ में जाएगा आपका 3,4 है ना, 3,4 डाई मिथाइल और इसको बोल देंगे फिनॉल, क्योंकि बेंजीन के साथ में अगर OH होता तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो फिनॉल एज ए बेसिक एरोमेटिक हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो आइसोमेरिज्म इसमें यही होता है कि आपका ऑर्थो मेटा पैरा, यानी कि पोजीशन चेंज की जा सकती है उसकी। तो ये आइसोमर फॉर्म्स हो जाती है ऑर्थो मेटा पैरा फॉर्म, जिसको 2 4 6 आइसोमर फॉर्म भी बोलते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स अपना स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी। ये 3 चीजें। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसा दिखता है? रूटीन में अपन ऐसा बनाते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगा करके। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने का मतलब ये हुआ कि उसका हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब उसका एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, क्योंकि sp3 होता है तो कार्बन के चारों ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लेकिन अगर sp2 है, इसका मतलब उसका एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा कोलेटरल ओवरलैपिंग शो करता है। जैसे अगले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये जो डंबेल दिख रहे हैं P के, तो ये वो P ऑर्बिटल से जो अनहाइब्रिडाइज्ड है हर कार्बन के पास, क्योंकि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब इसका हर एक कार्बन पे एक डंबेल एज इट इज रहेगा। तो वो कोलेटरल, ये तो एक्सियल होगी, बाकी जो ग्रीन से आपको दिख रही, और ये कोलेटरल। कोलेटरल में चूंकि अल्टरनेट है तो एक हाफ पाई यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला जो यहाँ पे हाफ पाई आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे हाफ पाई आ जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर। जिसने रिसर्च की थी उस साइंटिस्ट का नाम कैकुले है, तो इसको अपन कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कैकुले स्ट्रक्चर में अगर आप जैसे ये अभी ये मान लो रेजोनेंस में रोटेट होता है, जैसे ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो अगली बार ये कोलेटरल ओवरलैपिंग शिफ्ट हो जाएगी। और फाइनली अगर अपन इनको सबको मिला दें तो एक रोटेशन टाइप आपके पास में पूरा मिल जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में आपको बेंजीन मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, साइकिल फॉर्म्स के अंदर। तो ये जो साइकिल फॉर्म में मिलेगी तो इसके फॉर्म, तो इसको बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर और एवरेज स्ट्रक्चर हो जाएगा। और रेजोनेंस देखेंगे तो एक बार आप बॉन्ड को डिसलोकेट कर दीजिए दूसरी साइड में, तो ये डिसलोकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रेजोनेंस 1 या आपकी रेजोनेंस 2। और दोनों का हाइब्रिड रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसके बीच में डॉटेड लाइंस खींच देंगे। जो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास में? पाई बॉन्ड 3 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो बीच में डॉटेड लाइन दिख रही है रोटेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद बेंजीन। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है एरोमेटिसिटी। किसी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, इसको कैसे डिटरमाइन करें? तो उसमें जो
कंसेप्ट अप्लाई होता है उसको अपन बोलते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मीन्स द पोजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब ये सारे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होते हो। जैसे प्लेनरिटी, प्लेनरिटी मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसके अंदर एक प्लेनरिटी रहती है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और फिर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स जो होंगे, तब जाकर के अपन उसमें एरोमेटिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। और थर्ड होगा, हर कोई एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा वो हमेशा हक्कल रूल फॉलो करेगा। हक्कल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको अपन बोलेंगे हक्कल रूल। हक्कल में जो इसमें n की वैल्यू स्टूडेंट्स, इसको इंटीजर नंबर बोलेंगे, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर जो होगा वो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, है ना, इस तरह से वैल्यूज प्लेस करें। इससे अपन को पाई हक्कल सीरीज के पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, हक्कल सीरीज पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें वैल्यूज प्लेस करके देखो, 0 प्लेस करो तो कितना आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1 प्लेस करो n की जगह पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 के डिफरेंस से हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये कहलाती है हक्कल सीरीज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड बाय 4n+2। ठीक है, अब अपन को कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, उसमें अगर वो इस हक्कल की सीरीज में आता हो, प्लस उसके साथ में कंजुगेशन होना चाहिए। 2 कंपलसरी कंडीशंस उसमें चेक करनी। और वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, कोप्लेनरिटी ऑटोमेटिकली होगी। तो किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए 2 चीजें होगी, एक तो आपका वो हक्कल रूल फॉलो करे, ठीक है। सेकंड हो जाएगा इसके अंदर कंजुगेशन सिस्टम हो, और कंजुगेशन में या कोप्लेनरिटी जिसको अपन कहते हैं प्लेनरिटी हो, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो तभी जाकर के वो कंपाउंड आपका कैसा होगा? एरोमेटिक। अब देखो अपन प्रैक्टिस करके देखें इसकी, जैसे कुछ एग्जांपल्स है आपके पास में। इसमें स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन में देखो एक पाई बॉन्ड जो है 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये ध्यान रखना अपन को। तो अपन को पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है, न कि पाई बॉन्ड। तो बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 3, और डबल करो तो कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल सीरीज में आ रहा है, तो ये एरोमेटिक। और उसके साथ में क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट है नेफ्थलीन। 2 बेंजीन को साथ में फ्यूज कर दे एडजेसेंट कार्बन से, तो नेफ्थलीन कहलाएगा। तो एक में 3 बॉन्ड्स, एक कॉमन चलेगा, और एक में 2 बॉन्ड। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो डबल करो कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए आप हक्कल सीरीज में आ रहा है, ये रहा 10 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल सीरीज में, प्लस उसमें सारे बॉन्ड अल्टरनेट हो गए, तो इसीलिए कंजुगेशन प्लस हक्कल रूल दोनों फॉलो कर रहा है, सो इट्स ए एरोमेटिक। नेक्स्ट है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में 3 रिंग्स एक साथ फ्यूज हो जाएगी, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगी, मतलब 3 बॉन्ड्स रहेगी, और बाकी 2 रहेगी, तो 3 + 2 + 2। ठीक है, कितने हो गए आपके पास में टोटल? 3 और 5 और 2 आपके 7 का डबल करो कितना हो जाएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 14। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें मैच करो, ये रहा आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन मैच कर रहा है, प्लस अल्टरनेट है ये सारे डबल बॉन्ड, तो ये आपका फिर से एरोमेटिक हो जाएगा। इसी का एंथ्रासिन का एक आइसोमर होता है जिसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में 2 रिंग तो कंटिन्यूएशन में रहेगी, एक रिंग उसके साइड में एडजेसेंट कार्बन पे चली जाएगी, जिसको या एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इसीलिए इसमें भी आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे, तो ये दिस इज आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद एक कंपाउंड जो 5 मेंबर्ड रिंग का होता है, जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल में से आप एक कार्बन पे अगर H हटा दें तो वहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। स्टूडेंट्स जहां पे 2 सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, वहां पे कंजुगेशन के लिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल का वर्क करते हैं, एंड दैट्स हेल्प्स टू कंजुगेट दिस स्ट्रक्चर। तो देखो यहां सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये आपके दोनों साइड में कॉमन वर्क करेगा, इसीलिए दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 2 + 2 टोटल कितने हो जाएंगे? ये इंक्लूड करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट मानते हुए ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह से कोई हेप्टा मेंबर्ड रिंग है, 6 के बाद 7 ले लीजिए, और 7 में देखो आप अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स तो ही, एक यहाँ पे 2 सिंगल आ गए, तो अगर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी आपका प्लेनरिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ जाएगा,
तो इसीलिए दिस विल आल्सो हेल्प इन कंजुगेशन। तो आपके पास टोटल 2 + 2 + 2 6 हो गए, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सो दैट इज आल्सो एरोमेटिक। अब कुछ हेटेरो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अदर देन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जैसे पाइरोल। पाइरोल 5 मेंबर्ड है, इसमें स्टूडेंट्स ये लॉन पेयर अगेन वही सेम जैसे आप इसमें करते हैं, तो ये इनर लॉन पेयर ऑर्बिटल्स जो होते हैं दैट आल्सो हेल्प इन कंजुगेशन, इसीलिए 2 + 2 + ये भी कंसीडर हो जाएंगे, तो टोटल आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सल्फर में दो लॉन पेयर होता है, लेकिन एक लॉन पेयर इनर ऑर्बिटल का वर्क करेगा, एक आउटर का, एक इनर का और एक आउटर का वर्क करेगा। इनर ऑर्बिटल अगेन पार्ट ऑफ कंजुगेशन, इसीलिए 2 + 2 + 2 ये भी कंसीडर हो जाएंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें भी ऐसा ही होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारे पाइरोल हुआ, ऑक्सीजन कंटेनिंग को बोलते हैं फ्यूरेन, सल्फर कंटेनिंग को बोलते हैं थायोफिन, ये सब एरोमेटिक हो जाएंगे आपके। और एक पीरिडीन है, अगर 6 मेंबर्ड है और उसमें एक नाइट्रोजन हो तो उसको अपन पीरिडीन बोलते हैं, और पीरिडीन में ऑलरेडी अल्टरनेट है, तो ये लॉन पेयर आउटर ऑर्बिटल कभी कंजुगेशन का पार्ट नहीं होगा, इसीलिए इसमें जो पाई बॉन्ड्स है वो इटसेल्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर देंगे पीरिडीन में, सो पीरिडीन इज आल्सो एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक छोटा सा नोट और ध्यान रखिएगा, एक कई बार एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नोट में लिखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंजुगेशन तो फॉलो होगा लेकिन हक्कल रूल फॉलो नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें क्या कहेंगे, कंजुगेशन तो प्रेजेंट होगा बट नो हक्कल रूल, तो उसमें हक्कल रूल फॉलो नहीं होगा, हक्कल रूल। तो जैसे आपके पास मान लीजिए साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो आ रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर अगर पाई करेंगे तो ये आपके 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो हक्कल सीरीज में नहीं आता है ना, बट कंजुगेशन है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो इसीलिए जो इन बिटवीन आते हैं जैसे आपका 4 है ना, तो इस हक्कल रूल के अलावा जितने भी बीच में जो गैप आ रहा है आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है एंटी एरोमेटिक सीरीज। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन आएंगे कंजुगेशन के साथ उनको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एरोमेटिसिटी विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन किन किन मेथड से बना सकते हैं, तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइन, है ना। एल्काइन में फर्स्ट मेंबर को लेके, जिसमें आपका कौन सा होता है फर्स्ट मेंबर, याद करो इथाइन। इथाइन से बेंजीन फॉर्म हुई थी। डू यू रिमेंबर रिएक्शन स्टूडेंट्स? यस, रेड हॉट ट्यूब याद है आपको, 3 मोल ऑफ, जो अपन ने एल्काइन में किया था, 3 मोल ऑफ अगर अपन इथाइन लेते हैं और इसको अपन रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रेड हॉट ट्यूब। रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन है ना, 873 केल्विन आपका इसका टेम्परेचर रखना है, और इस पे करेंगे तो इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और साइक्लाइजेशन में ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी बेंजीन में। एक तो ये मेथड हो जाएगा। सेकंड मेथड होता है फ्रॉम बेंजोइक एसिड। यस, बेंजोइक एसिड से भी अपन बेंजीन बना सकते हैं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन पे COOH ग्रुप प्लेस कर दीजिए। अब अगर इसमें से CO2 गैस निकालो, और CO2 किसकी प्रेजेंस में निकलती है, याद करो कैटलिस्ट सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होगा, ठीक है। और ये क्या वर्क करेगा, इवोल्यूशन ऑफ CO2। और जब भी किसी एसिड ग्रुप से इवोल्यूशन ऑफ CO2 होता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डी कार्बोऑक्सीलेशन। डी मीन्स रिमूव और कार्बोऑक्सीलेशन मीन्स कार्बोऑक्सिलिक एसिड से CO2 को रिमूव करना। जैसे ही CO2 निकलेगी ये H आपके बेंजीन को मिल जाएगा और ये C6H6 में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, और CO2 विल बी इवॉल्व, ठीक है। थर्ड जो मेथड होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रॉम फिनॉल। बेंजीन को आप फिनॉल से भी बना सकते हैं, तो थर्ड मेथड फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, याद करो, बेंजीन के ऊपर अगर अपन OH ग्रुप लगा देते तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट जिंक मेटल से करा दे तो जिंक क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा,
ठीक है, और ये H आपको बेंजीन को मिलते ही बेंजीन क्या बन जाएगी, C6H6। तो ये आपकी बेंजीन फॉर्म कन्वर्ट हो गई और साथ में क्या निकल जाएगा, ZNO। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स अपन बेंजीन ऑब्टेन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। उसमें पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि बेंजीन जो है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन हमेशा एज ए इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और इसके साथ में कोई भी रिएजेंट जो रिएक्ट करेगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कंटेंट होगा हेटेरोलाइटिक फ्यूजन्स के अंदर। तो नाम क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट मींस यहाँ पे बेंजीन हमारी जो है वो रिएक्टेंट का काम करेगी और इसके साथ में जो रिएक्शन होगी हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, तो वो सारे रिएजेंट कहलाएंगे। तो ठीक है, रिएजेंट। और इस रिएजेंट से जब आप रिएक्शंस कराएंगे तो इनके बीच में तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका न्यू इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो बेंजीन पे आ जाएगा और H जो होगा वो Nu के साथ एज ए बाई प्रोडक्ट, ये Nu है, Nu का मतलब न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ में बाई प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये तो हो गई कॉमन कंसेप्ट हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेंजीन। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे आपको बेंजीन का हेलोजिनेशन कराना है ना, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में स्टूडेंट जैसे अपने Cl2 मान लीजिए एज ए मॉलिक्यूल लिया और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन देखना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, वही बेंजीन का एक H एज ए इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे और जो Cl होगा वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट मोस्टली स्टूडेंट्स एनहाइड्रस होना चाहिए, दैट एनहाइड्रस FeCl3 ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं या AlCl3 ले सकते हैं, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं आप। और इसके लिए तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हेटेरोलाइटिक फ्यूजन शो करेगा तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा इसमें भी, और आंसर क्या आ जाएगी आपकी, क्लोरोबेंजीन, और बाई प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल। ठीक है, इसमें डार्क प्लेस भी ले सकते हैं आप, सनलाइट की जरूरत नहीं ज्यादा। इसी ये तो था हेलोजिनेशन। इसी तरह से जैसे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन भी जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन में स्टूडेंट जैसे आपके पास बेंजीन है ना, वही सेम प्रोसेस लेना है और रिएक्शन HNO3 से, HNO3 को जो प्रीवियस फॉर्म में लिखेंगे आप हमेशा तो उसको ऐसे लिखना, जैसे नाइट्रेशन का मतलब तो होगा रिएक्शन विद HNO3, लेकिन इसको OH और NO2 की फॉर्म में लिखेंगे। नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बेंजीन पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NO2। जैसे इसको क्या नाम देंगे अपन, क्लोरोबेंजीन है ना, और इसमें NO2 आ गया तो इसको बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है तो नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें चूंकि अब देखो ये H और ये OH मिलके क्या बनाएगा, वाटर कंपोनेंट, और वाटर कंपोनेंट को हटाने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में कंसंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट में आपका H2O निकल जाएगा और ये नाइट्रोबेंजीन सिंथेसाइज हो जाएगी, तो इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स सल्फोनेशन, बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही। तो सल्फोनेशन का मतलब रिएक्शन विद H2SO4 होगा। इसको फ्यूमिगेट करने के लिए साथ में सल्फर जो डाइऑक्साइड गैस है वो मिक्स कर देंगे, तो ये कहलाएगा फ्यूमिगेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका SO3 होगा, तो बेंजीन का H+ जो रिमूव होगा और यहाँ पे आपका H2SO4, और फ्यूमिगेटेड करने के लिए साथ में क्या, ओलियम, जिसको दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा H2S2O7 जिसको अपन ओलियम भी बोलते हैं। ठीक है, ओलियम। और इसमें ओलियम के अंदर ये जो SO3 होगा ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना है, SO3 इज विल अटैक एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इस केस में कॉम्पिटिशन का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बनता है सल्फोनेशन के केस में। ये आपका सीधा अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो यही जो H+ होगा, तो पहले तो सल्फर की वैलेंसी ज्यादा, तो सल्फर पहले जुड़ जाएगा और फिर एक सल्फर पार्ट पे आपकी यही हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट हो रही थी वो पीछे लग जाएगी, तो ये SO3H हो जाएगा। ठीक है,
और ये चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स लगेगा, तो आपको इसको ऐसे बोलना पड़ेगा बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें फ्यूमिगेशन का ध्यान रखें, फ्यूमिगेटेड ये वर्ड जरूरी रूप से लिखना है इसमें, फ्यूमिगेटेड सल्फ्यूरिक, फ्यूमिगेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद में फोर्थ में वेरी फेमस रिएक्शन स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट। दो साइंटिस्ट है फ्रीडल एंड क्राफ्ट, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट में मोस्टली दो कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट को बोलते हैं एल्काइलेशन और सेकंड कंसेप्ट को बोलते हैं एसाइलेशन। ये दो कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है। कौन कौन सा? एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। और इसमें ये मार्क कर देना है ना, न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल रहना चाहिए, अटैक करेगा, ठीक है, और फ्यूमिगेटेड होना चाहिए। इसमें एल्काइलेशन का मतलब होता रिएक्शन विद आरएक्स, जिसमें एल्काइल ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा, और एसाइलेशन का मतलब जो हमारा एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप्स होता है COCl, ठीक है, इसमें ये, तो इसमें से Cl अलग होगा तो एसाइल ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स वर्क करेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट भी कोई भी रिएक्शंस होती है उसमें एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट जो है वो हमेशा आपको लेना है एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसमें से दो पार्ट, तो सबसे पहले विद मैकेनिज्म एल्काइलेशन, तो एक पार्ट करते हैं ए, दैट इज नोन एज एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में आप बेंजीन लेंगे, पहले रिएक्शन शो कर दीजिए, बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन RX की कोई वैल्यू हो सकती है जैसे CH3, ठीक है, ये आपका क्लीवेज होकर के माइनस प्लस, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा टोलुइन। बेंजीन पे CH3 हो तो क्या बोलते हैं उसको? टोलुइन, और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। और कैटलिस्ट देखिए कौन सा लिखा हुआ है? एनहाइड्रस, ये जरूरी रूप से लिखना है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो ये आंसर होगा। और इसको क्या बोलोगे? टोलुइन। बेंजीन पे C, मिथाइल बेंजीन, या इसको बोलेंगे टोलुइन। अगर मैकेनिज्म की बात करें स्टूडेंट्स कि इसमें कैसे वर्क हुआ, तो नीचे लिख दीजिए मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैकेनिज्म स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपका रिएजेंट है CH3Cl, तो ए पार्ट के अंदर ये जो रिएजेंट होगा CH3Cl वही नेगेटिविटी बेस्ड डिसोसिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है, ये बात। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये जो Cl होगा ये हमारा जो कैटलिस्ट होता है AlCl, ये लुईस एसिड है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देगा और ये बना देगा AlCl4-, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड फॉर्म बन जाएगी, तो ये आपका AlCl3 बन जाएगा एज ए, तो एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो जाएगी। और फाइनली जो C पार्ट होगा, C पार्ट में आपकी जो बेंजीन होगी उस बेंजीन से एक प्रोटॉन रिलीज होगा, और यहां पे आपके पास में क्या है? AlCl4- है ना, और मिथाइल जो इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3+, ये आपका अटैक कर जाएगा और यहां से रिलीज क्या हो जाएगी आपकी? तो पहले मिथाइल ग्रुप जो होगा वो डायरेक्टली अटैक करके आपका बना देगा टोलुइन, और यहां से जो H+ रिलीज होगी वो आपकी AlCl4 के साथ में रिएक्ट करके एक Cl को वापस रिलीज करवा के खुद को HCl में कन्वर्ट कर देगा, और एज इट इज आपको क्या मिल जाएगा? कैटलिस्ट फॉर्म। तो ये आपकी मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट में कंटिन्यूएशन में अपन का बी पार्ट है एसाइलेशन, ठीक है, वो पहला था वो आपका एसाइलेशन, एल्काइलेशन था, अब है एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किस तरह से होगा? जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप RCOCl, और इसकी जगह अगर कंपाउंड लेंगे, जैसे R की वैल्यू आपने CH3 ले ली, तो इसको कॉमन नेम इसका बहुत ही फेमस है एसिटाइल क्लोराइड। एसिड मतलब 2 कार्बन और YL क्लोराइड कॉमन सफिक्स हो जाएगा एसिड हैलाइड का, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड को लेके अगर अपन रिएक्शन करेंगे तो इसको बोलेंगे एसिटाइलेशन। क्या बोलेंगे? एसिटाइलेशन बोलेंगे, ठीक है। और प्रेजेंस वही कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यस, तो पहले रिएक्शन देखिए, बेंजीन का एक H आउट में शो कर दीजिए,
रिएक्शन किसके साथ, एसीटिल क्लोराइड के साथ में, कंपाउंड ले लिया आपने, आप रिप्रेजेंटेशन ये भी ले सकते हैं Cl। इसमें देखो यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, नेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये जो आपको प्लस फॉर्म में मिला है इसको बोलते हैं एसीटोनियम आयन। और यहाँ पे जो एसीटोनियम आयन है वो ये भी कॉम्पिटिशन पूछा, एसीटोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो दैट विल बी एक्सचेंज विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और ये बेंजीन पे जैसे ही आपका COCH3 प्लेस होगा तो ये आपका मेन प्रोडक्ट आ गया, और बाई प्रोडक्ट में आपका H और Cl मिलके क्या निकल जाएगा, HCl फॉर्म में। स्टूडेंट्स इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, बेंजीन पे जब भी COCH3 आता हो तो इसको बोल एसिड, एसिड का मतलब 2 कार्बन एसिड, और फिनाइल का बना दिया फैन। और चूंकि देखो ये C है, ये C और C, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों डबल बॉन्ड तो कीटोनिक फॉर्म है, इसीलिए नाम के पीछे क्या लग जाएगा आपका ऑन, तो नाम क्या पड़ गया एसीटो, ओ लगा दीजिए ऐड करने के लिए, एसीटोफेनॉन, ठीक है। तो बायो यूपीएससी जो भी होगा वो अलग होगा, उसके लिए आप ऐसे नंबरिंग कर देना 1 2, ठीक है। तो ये आपका 1 फिनाइल हो जाएगा, ये मीथेन 1 ऑन हो जाएगी आईयूपीएससी में, और कॉमन नेम एसीटोफेनॉन हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए किस तरह से रिएक्शन हुई, तो मैकेनिज्म एल्काइलेशन की तरह ही है, जैसे स्टेप 1 में आपका जो रिएजेंट आपने क्या लिया CH3C डबल बॉन्ड Cl, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में AlCl3 ले लेंगे ये, और इसको यहाँ क्लीवेज करेंगे प्लस माइनस में, ये Cl इसके साथ चला क्योंकि लुईस एसिड है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा एसीटोनियम आयन, और ये लुईस एसिड क्या बन जाएगा थोड़ी देर के लिए AlCl एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड्स बन जाएगी। अब जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन है, बेंजीन खुद, ये बेंजीन अपना H+ रिलीज करेगी जब इसके ऊपर एसीटोनियम आयन अटैक करेगा, है ना, ये एसीटोनियम आयन कहलाएगा, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करते ही आपका मेन प्रोडक्ट तो बन जाएगा एसीटोफेनॉन, है ना, एसीटोफेनॉन, और साथ में क्या निकल जाएगा, ये H जो होगा ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा H+ की फॉर्म में। और जो स्टेप 3 होगी स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में ये H आयन आपका जो कैटलिस्ट जो इस फॉर्म में टेट्रा क्लोराइड की फॉर्म में, ये H+ क्या करेगा, एक Cl को वापस HCl फॉर्म में ले लेगा HCl, और वापस आपका कैटलिस्ट जो होगा वो AlCl3 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और फर्दर यूज हो जाएगा वापस किसी रिएक्शंस को प्रोसीड कराना में। तो ये थी मैकेनिज्म इंक्लूडेड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बाद में नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन इन बेंजीन। मोस्टली तो एडिशन रिएक्शंस होती नहीं है, फिर भी अगर विगस कंडीशन में कराते हैं तो एक तो होता है हाइड्रोजिनेशन, यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, जिसको रिडक्शन भी कह सकते हैं, पाई बॉन्ड क्लीवेज करके निकल की प्रेजेंस में कैटलिस्ट लेंगे। विगर्स कंडीशन बहुत हाई टेम्परेचर होगा तभी जाकर के पॉसिबल होगा। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स है हमारे पास, और 3 मोल ऑफ ईच पाई बॉन्ड रिक्वायर्ड 1 हाइड्रोजन मोल, और निकल की प्रेजेंस में आप इसको विगर्स कंडीशन एक्सेस हीट करेंगे तब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस टूट जाएगी, और तीनों पाई बॉन्ड आपके फ्री हो जाएंगे, और इस पे अपन हर एक पे जैसे एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 वैलेंसी ब्रेक हो जाएगी, तो ये वैलेंसी इस तरह से आएगी, और सब जगह पे आप क्या प्लेस कर सकते हैं H, जिसको कॉमनली अपन साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं, ठीक है, ये कंडीशन। दूसरी जो एडिशन रिएक्शंस में आती है वो है क्लोरीनेशन, जिसको क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी की प्रेजेंस में, और करीब करीब अबव 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो यूवी की प्रेजेंस में जो क्लोरीनेशंस करेंगे इसमें भी आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे ये बेंजीन है इसकी 3 मोल ऑफ Cl2 से रिएक्शंस करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में करेंगे, तो ये देखो इसमें भी वही होगा जैसा उसमें होगा, तो इसमें आप सारे तीनों पाई बॉन्ड क्रैक कर देंगे तो हर एक की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और सब जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Cl सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब एडिशन हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे C कितना है, बेंजीन है, बेंजीन थी पहले, तो बेंजीन में क्या होता है C6, ठीक है, H6, और 6 नए क्या आ गए क्लोरीन,
तो इसीलिए कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया, C6H6Cl6, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं BHC, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो मार्केट नाम है वो बहुत फेमस है, गैमेक्सिन, ठीक है। गैमेक्सिन के नाम से भी यूज होता है, एंटी फर्टिलाइजर होता है, तो गैमेक्सिन कहते हैं। इसका नाम 666 भी है, और इसको BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं। तो दैट इज क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के कंबशन में कॉमन रिएक्शन आप याद रख सकते हैं, जिसमें कोई भी वैल्यू जो होगी या कोई एरोमेटिक के लिए जो वैल्यूज होगी वो CX ले लीजिए, HY ले लीजिए, और कंबशन ऑक्सीजन जो होगी वो X प्लस Y डिवाइडेड बाई 4 गिव्स X मोल ऑफ HCO2 एंड Y बाई 2 मोल ऑफ H2। अब जैसे अपन सपोज इसमें बेंजीन के एग्जांपल, तो X की वैल्यू 6 ले ली आपने और Y की वैल्यू भी कितनी ले ली, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए X की जगह 6 रख दीजिए, Y की जगह 6 रखिए, तो 15/2 O2 आ जाएगा, और यहाँ X है तो X की वैल्यू वापस आपकी कितनी आ गई, 6, और उधर Y कितना आपके पास में 6, तो Y डिवाइडेड बाई 2 कर दी तो 3H2 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर आपको करनी है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, बेंजीन के लिए, तो दिस फॉर्मूला इज फिजिबल फॉर दैट। यस स्टूडेंट्स, अब अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का क्या मतलब होता है कि पहले से ही बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप अटैच्ड हो, उसके बाद अगर हम इसकी, जैसे ये जेड ग्रुप अगर पहले से अटैच्ड है तो इसको बोलते हैं, दिस बेंजीन इज कॉल्ड मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसके साथ में अगर अपन फर्दर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं तो दैट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो, मेटा या पैरा, इनमें से कहां अटैक करेगा, ये अपन किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो ऐसी रिएक्शनों को बोलते हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड, यानी कि पहले से कोई एक जेड लगा हुआ हो तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो आपका कहां अटैक करेगा। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास में होती है। तो उसमें से पहला है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है मोस्टली सारे सिंगल बॉन्डेड के जितने भी, जैसे अल्कोहल, ठीक है, NH2 ले लीजिए आप, हेलोजेंस हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप्स हो गए, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया आपका, ये जितना और भी ग्रुप अमाइंस है तो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से होंगे। तो ये जो सिंगल बॉन्डेड जितने भी होते हैं ये ग्रुप जब बेंजीन पे पहले से लगे हुए हों, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर अपन, बेंजीन के अंदर जैसे सपोज OH, और OH जब भी अपन लगाते हैं स्टूडेंट तो क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। अब फिनॉल के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमें रेजोनेंस से ये प्रूव करना है कि बेंजीन के कौन से पार्ट पे, जैसे ऑर्थो, मेटा और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, ताकि ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करे और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको रेजोनेंस से प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। जैसे इसमें लिखा है कि ये जितने भी होंगे वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स होंगे, और ऐसे ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हो, जैसे रेजोनेंस में देखिए आप। अब इस रिएक्शन के अंदर अपन रिएक्शन से पहले रेजोनेंस से प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। तो स्टूडेंट्स एज यू नो द ऑक्सीजन जो होती है वो आपके पास में लोन पेयर होते हैं इसके पास में। तो पहले तो बेंजीन को ऐसे 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स में रख दीजिए। अब ये जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस नॉक्स फैमिली है ना, तो नॉक्स फैमिली में कितने लोन पेयर, BSNL हेल्पलाइन के बराबर लोन पेयर्स होंगे, तो ऑक्सीजन मींस 2 लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर स्टूडेंट्स इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। अब अपन ने क्या लिखा है, सिंगल बॉन्डेड जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिंग की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, कार्बन के बीच में जैसे ही यहाँ बॉन्ड क्रिएट, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये पाई बॉन्ड जो दिख रहा है आपको बीच में इस जगह पे, ये पाई बॉन्ड आपका फ्री हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फ्री होकर के आपके क्या होंगे, आउट आ जाएंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से अलग कलर से शो कर दीजिए। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके आउट हो जाएंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो बना, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसमें एरो जो होगा वो डबल वाला होगा ऐसे। और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना, अगर शिफ्ट होने के बाद देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये आपका OH पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर आपके पास रिमेन से 2 थे। ठीक है, अब उसमें से एक लोन पेयर ने तो बॉन्ड बना दिया और आपके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, अब इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, 2 ये और 1 हाइड्रोजन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट वापस यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो बाकी जो बॉन्ड है वो बेंजीन के एज इट इज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पाई बॉन्ड आपके दोनों ये वाले है ना। जब ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या होंगे आपके यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये विड्रॉ होकर के यहाँ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर इसमें बनेगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड OH प्लस, देखते रहिए इस तरह से। तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, वहां पहले से ही था, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए है ना इधर वाले। तो इन इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे जैसे फ्री शो कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये मूव कर जाएंगे इसमें तो, और यहाँ पे फ्री दिखा दीजिए ऐसे, ये फ्री स्टेट में आ गए। ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी कम है तो ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ पे बॉन्डिंग देगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपके वापस फ्री होके यहाँ आ जाएंगे बाहर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो बना स्टूडेंट्स इसके अंदर रेजोनेटिंग फॉर्म में, तो ये आपका आ गया बेंजीन डबल बॉन्ड OH प्लस, और ये दोनों बॉन्ड आ गए और ये इलेक्ट्रॉन वापस आपके फ्री होकर के इस आउटसाइड में माइनस में प्लेस कर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये वापस विड्रॉ हो जाएगा है ना, ये वाला, इसको विड्रॉ कर दीजिए, इसको ऐसे ये विड्रॉ फॉर्म लिख दी और इलेक्ट्रॉन वापस आपके यहाँ आ जाएंगे। तो फाइनली आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर आपको फाइनली वापस मिल जाएगा। तो इससे अपन को ये प्रूव करना था। ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें कौन कौन सी रेजोनेंस आई। तो ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है, यहां से लगा करके यहां तक, दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स जब इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि देखो इस पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बेंजीन के उस पार्ट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो रेजोनेंस से ये प्रूव होता है कि देखो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉन फ्री वाली, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। फिर वापस देखो ये इसके जस्ट सामने है तो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। ये वापस इसके पास वाली है तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। इसका मतलब फिनॉल की रेजोनेंस से ये प्रूव हो गया कि इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी आई वो ऑर्थो और पैरा, 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे, इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। तो इसका अटैक या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, यानी कि मेटा पे अटैक नहीं होगा एज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन फिनॉल। इस तरह से कोई भी ग्रुप आप इसमें से लेंगे तो ये सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव रिएक्शन देंगे इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो फिनॉल पहले से प्रेजेंट है OH ग्रुप, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो नेक्स्ट रिएक्शन इस तरह से होगी। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हो मेटा डायरेक्टिव, यानी कि ऐसे कौन से ग्रुप होंगे, तो इसका ट्रिक ये है कि जैसे मेटा वाले जितने भी होते हैं तो मोस्टली ये मल्टी बॉन्ड्स होते हैं। मल्टी बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आपके पास में कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड मल्टीपल ग्रुप हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, कार्बोऑक्साइलिक एसिड ग्रुप। तो ये बहुत सारे मल्टी मोस्ट ऑफ द मल्टी बॉन्ड में सब ये मल्टी बॉन्ड्स वाले ग्रुप से जो मेटा डायरेक्टिव शो करेंगे। क्यों करेंगे वो प्रूव करेंगे। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमेशा रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाते हैं। इसमें से अपन कोई भी एक ग्रुप लेके इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। ये बॉन्डिंग, मान लीजिए आपने NO2 ले लिया, ठीक है। अब NO2 पे कोई भी, तो ये मोनोसब, जैसे ही आपने NO2 ग्रुप लगा दिया तो ये बेंजीन कैसी बनेगी, मोनो, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे इसको। अब इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट आए, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, व्हाट विल बी डायरेक्शन। जैसे आपने कहा मेटा, तो ये अपन को रेजोनेंस से प्रूव करना है कि इसमें मेटा होगा या नहीं।
तो इसके लिए अपन इनकी भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन का। तो इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रो और बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो इसकी रेजोनेंस देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही नाइट्रोबेंजीन को स्ट्रक्चरल फॉर्म में शो कर दीजिए, ये बेंजीन, और NO2 ग्रुप को आप ऐसे शो करिए N डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये ठीक है इस तरह से। अब जो मल्टी बॉन्ड है स्टूडेंट, यहां ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसीलिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा जब भी कोई रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही अवे फ्रॉम नाइट्रोजन हो जाएगा तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसीलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको बाहर बॉन्ड बनवाएगा यहां पे इस जगह। इसका मतलब क्या हुआ, तो नाम आ रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तब तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें देखो रिंग की तरफ आ रहे हैं ना, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो टूवर्ड्स बेंजीन रिंग अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे EDG ग्रुप, है ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको बोलेंगे EWG, ठीक है। ये बाहर आएंगे, ये बाहर आते ही, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, डेफिशिएंसी वाला। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो आपका रिंग के बेंजीन में आ जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट पोजीशन जो हमारे पास बनेगी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका N का कोऑर्डिनेट, ये ऑक्सीजन आपकी माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड, बाकी उसके लॉन पेयर वगैरह जो लिखने हैं वो आपको लिखने ही है उसके अंदर। और इसमें स्टूडेंट्स अब चूंकि यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो गया तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, तो जहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ वहां वो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास बेंजीन की रहेगी। नेक्स्ट, अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर आपके O और O के ऊपर ये माइनस, नाउ सी ये पॉजिटिव चार्ज, इसको डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका पैरा पे चला जाएगा, तो यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड पहले से थे, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो आपका इस पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे इस जगह पे तो पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो इस तरह से करके N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट O माइनस और लॉन पेयर वगैरह है ये, तो ये दो बॉन्ड बन गए स्टूडेंट्स, और ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस पार्ट पे चला गया प्लस पे, ठीक है। इस पर वापस वही, ये इलेक्ट्रॉन जब वापस रिंग में सबमिट होंगे ये वाले, तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस नाइट्रोजन पे चला जाएगा आपका। तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स फाइनल सिचुएशन वापस वैसी ही आ जाएगी जैसी अपन ने इमेजिन की थी, तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ। तो ये स्टूडेंट जो आपके बीच में जितनी भी ये रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि हमने जो कंपाउंड लिया वो लिया है नाइट्रोबेंजीन, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बाय नाइट्रो ग्रुप। ये इसकी रेजोनेंस 1 कहलाएगी, रेजोनेंस 2 कहलाएगी, ये इसकी रेजोनेंस 3 कहलाएगी। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो रेजोनेंस के हिसाब से देखो ऑर्थो और पैरा पे डेफिशिएंसी आई है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक्स होते हैं ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ऐसी साइट पे ये अटैक नहीं करेंगे जहां डेफिशिएंसी हो। तो डेफिशिएंसी एक तो आ रही है ऑर्थो पे, क्योंकि ये पोर्शन आपका ऑर्थो है, ये सामने वाला है, तो डेफिशिएंसी कहां आ रही, पैरा पे, और ये वापस कौन सा हो गया आपका ऑर्थो। तो यानी कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो वहां प्लस प्लस में रिपल्सन हो जाएगा, इसीलिए मल्टी बॉन्ड वालों में कभी भी ऑर्थो पैरा अटैक नहीं होता। वहां फिर एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, कौन सा, मेटा, इसीलिए मेटा पे अटैक होगा, और आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा आएगा, मेटा डायरेक्ट। तो अब इसका आंसर देखो, इस रेजोनेंस के हिसाब से सोचे तो इसका आंसर क्या बना अब, कि आपका फिनॉल जो होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे अटैच करेगा और दूसरी बार वो पैरा पे, यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और पैरा प्रोडक्ट होगा एज पर डायरेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं। जबकि जो मल्टी बॉन्ड वाला नाइट्रोबेंजीन जो होगा
अब इसके अंदर फाइनल आंसर अपन देखेंगे तो नाइट्रोबेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल हमेशा, इसीलिए इसको मेटा डायरेक्टिव, मल्टी बॉन्ड वाले जितने भी होंगे वो मेटा डायरेक्टिव आंसर देंगे। ये अपन रेजोनेंस से प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें और कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखनी है। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम जो भी इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट हुआ और उसके बाद जो चार्ज डेवलप होता है, इस चार्ज के बेसिस पे इस पूरे इफेक्ट को जो बोलते हैं, कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और जिसको अपन लिखते हैं प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से जैसे इस वाली रेजोनेंस में देखिए, फर्स्ट टाइम जब विड्रॉ हुआ तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इस पूरे को क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। और इसको आप लिख सकते हैं माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से प्लस आर और प्लस एम, ये भी एक याद रखना टेक्निकल टर्म्स के अंदर। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, यहां पे जैसे जितने भी ग्रुप्स आपको लग रहे हैं एक्सेप्ट हेलोजन, अब देखो हेलोजन पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली इसमें जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं, तो जैसे ये जितने भी ग्रुप आपको दिख रहे हैं हेलोजन को छोड़ के, ये जितने भी ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट होते हैं बेंजीन पे, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। और आपको याद होगा माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं वो स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, वो क्रिएट करवाते हैं। लेकिन इस बीच अगर आपका, तो इसीलिए इन ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटिंग, हेलोजन को छोड़ के बाकी सब कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब होता है कि आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डेवलप करते हैं ताकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। लेकिन अगर इसकी जगह अपन हेलोजन ग्रुप ले लेते हैं तो हेलोजन ग्रुप जो होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाता है। कौन सा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने माइनस आई इफेक्ट से कम करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से रिजल्टेंट वैल्यू वापस एक्टिवेटी रहती है, बट इट वर्क एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बट इसका भी प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा ही रहेगा, बट इट समटाइम्स डिक्रीजेज डेंसिटी। इसी तरह से मेटा डायरेक्टिव के अंदर जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है ये भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसकी वजह से आपका मेटा पोजीशन पे जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाती है इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो इट डेवलप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। तो ये आपका अगेन दिस ऑल ग्रुप विल बी नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, लास्टली बेंजीन के अंदर दो टर्म्स होती है डिजीज से रिलेटेड। वन होता है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी जो होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, जिसको कार्सिनोजेनिक्स बोलते हैं, और बॉडी में जाने के बाद जो पॉइजन्स फैलाते हैं तो उसको अपन टॉक्सिसिटी कहते हैं। स्टूडेंट, ऐसे मोस्टली जो होते हैं वो बेंजीन के पॉलीन्यूक्लियर बेंजीन्स कंटेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एंथ्रासीन और उससे लार्जर डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके। तो इनकी जैसे 1,4 बेंज एंथ्रासीन, 1,4 बेंज पायरिसिन, तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं, ये कंपाउंड स्टूडेंट कब बनते हैं? जब जैसे आपके पास कोल और पेट्रोल है तो इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन, जिसकी वजह से ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये हमारी बॉडी में जब पॉल्यूशन के दौरान इनहेल हो जाते हैं तो बॉडी में अपने बायोलॉजिकली जितने भी DNA वगैरह होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी